घर के सेहन में दो बेटों ने खड्डा निकाला और तीसरे बेटे ने मां को उठाया और गड्ढे में रख दिया। ऊपर से मिट्टी डाली और रातों रात फरार हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर घर में होती है। इसकी सूरत मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि हर घर में जायदाद इसके झगड़े चल रहे हैं। एक फैमिली जिसमें तीन बेटे थे, उनका बाप और उनकी माँ बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी। बाप एक नौकरी करता था और इनकी गांव में कुछ ज़मीन भी थी। अब एक दिन अचानक बाप का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद उसका कफन दफन किया और इनको मालूम ही नहीं था कि इनके पास क्या है। बस इनको यही पता था कि हमारे पास ये थोड़ी सी ज़मीन है और ये घर है। और ज़मीन ऐसी थी कि उसके ऊपर कोई अच्छी फसल भी नहीं होती थी और घर भी नॉर्मल सा था, कच्चे मकान थे। पुराने वक्तों की बात सुना रहा हूँ। और जब बाप फौत हुआ तो वो ये बेटे जो हैं ये बड़े परेशान हुए। सबसे बड़ा बेटा जो है वो सबसे चालाक था। उसकी यही कोशिश थी कि जो भी हाथ आता है वो अपने पास लो और यहाँ से निकल लो। अब वो सब भाइयों को कहता है कि हम ये जगह और ज़मीन बेचते हैं, शहर चलते हैं, वहाँ जाकर कोई कारोबार करेंगे। जबकि उनकी वालदा कहती, बेटा ऐसा ना करो, यहाँ तुम्हारे बाप की यादें हैं, मेरी यादें हैं, मैं यहाँ पर दिल लगा हुआ है, तो मैं शहर में कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। और वो दूसरा भाई जो है बड़ा, वो दोनों भाइयों को कहता है कि माँ को छोड़ो, तुम माँ की बातों में नहीं आओ, हम लोग अपना अच्छा आगे का फ्यूचर सोचते हैं। हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ किया होता तो हम यहाँ तो ना रहते, हम ऐसे तो ना सोचते। हमारे बाप ने सारी ज़िंदगी हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो चंद दिन गुजरते हैं इसी बहस में अपनी वालदा को मनाने के चक्कर में। तो एक दिन डाकिया उनके घर पे आता है, दस्तक होती है और डाकिया आकर एक चिट्ठी देता है। चिट्ठी उनकी माँ के नाम पे थी। अब माँ चिट्ठी खोलती है, चिट्ठी खोल कर देखती है कि उसके अंदर एक चेक है और 40 लाख उसकी कीमत है। अब 40 लाख की चीज़ के हैं। वो डाकिया से पूछती है, डाकिया बताता कि आपके जो शौहर थे उन्होंने एक बीमा करा रखा था और उस बीमे के दिन जो है वो मुकम्मल हो चुके थे, ये कंप्लीट हो गया था। उसकी उन्होंने सारी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मुकम्मल कर दिए थे और ये उनका बीमा मुकम्मल होने के बाद आपके लिए रकम आई है। अब ये रकम जो है अपने बेटों को दिखाती है, देखो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब बच्चे बड़े खुश हैं, चेक कैश हो गया, सब अपने अपने ख्वाब देख रहे हैं। कोई सोच रहा है मैं ये करूँगा, कोई सोच रहा है मैं ये करूँगा। सबसे छोटा बेटा ये कहानी जो सुना रहा है खबर, वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी माँ के साथ ही रहूँगा। अब अगले दिन माँ जो है वो थोड़ी बीमार होती है, खांसी आती है, खांसी के साथ थोड़ा बहुत खून भी आता है और वो कहता है कि माँ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर जो गांव का था उसके पास लेके गया। उसने कहा जी आप ये कुछ टेस्ट है ये करवाएं। अब वो अगले दिन टेस्ट के लिए माँ को शहर ले गया, टेस्ट करवाए हैं। अब इनके ज़हन में था कि छोटी मोटी बीमारी होगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। टेस्ट करवाएं, टेस्ट की रिपोर्ट आई, उस डॉक्टर को दिखाई है तो उसने कहा कि आप इनको फ़लाँ डॉक्टर को चेक करवाएँ, कोई बीमारी नहीं बताई। अब ये बेटा माँ को लेता है और लेके डॉक्टर के पास पहुँचता है। जहन में यही है कि इंजेक्शन बोतलें लगेंगी, माँ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अब डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी, पढ़ने के बाद बताया कि ये लास्ट स्टेज का कैंसर है इनको। अगर इनका आप इलाज करवाते हैं तो आपका कम से कम 50-60 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा और उस खर्चे के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक होंगी या नहीं हो। अब उसने कहा फिर आप क्या करेंगे? तो उसने कहा आप ऐसे करें कि इनको घर ले जाएं और इनकी खिदमत करें, बस इनके साथ अच्छे से इनका खाना अच्छा दें, इनकी खिदमत करें, जो मेडिसिन नॉर्मल मैं लिख देता हूँ वो देते रहें, अल्लाह बेहतर करेगा। अब वो घर ले गए। घर जाके बड़ा भाई कहता है कि अब इसका क्या करें, माँ तो ज़िंदगी से जा ही रही है, इसको मार देते हैं। छोटा बेटा कहता नहीं ऐसा नहीं करेंगे, मेरी माँ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब छोटा बेटा उनके सामने जिद कर रहा है। बड़ा बेटा कहता नहीं यार हम ऐसे करते हैं, सारी जायदाद बेचेंगे। अगर माँ के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि छोटा बेटा जो था वो कह रहा था कि पैसे जो है वो माँ के ऊपर लगाते हैं और माँ का इलाज करवाते हैं, पैसा हमने क्या करना है, माँ होगी तो सब कुछ है ना। लेकिन बड़ा बेटा जो है वो कह रहा था कि माँ के ऊपर पैसा खर्च कर देंगे, माँ ने कौन सा ठीक होना है, पैसा खर्च करके हमें क्या मिलेगा। अब ये सारी बातें इनके दरमियान में चल रही हैं। लेकिन आखिरकार छोटे बेटे ने कहा कि आप लोग पैसा नहीं लगाना चाहते, मेरे हिस्से के पैसे मुझे दे दो, मैं वो लगाऊंगा माँ के ऊपर। अब उसने माँ का इलाज शुरू कर दिया। अब बड़ा बेटा जो था वो चाहता था कि ये घर भी बिक जाए, ये जो ज़मीन है वो भी बिक जाए, ताकि हम सारी चीज़ें यहाँ से बेचकर शहर चले जाएँ। अब माँ जो है उसको बुखार भी रहता था। बड़े बेटे ने एक दिन आके कहा कि माँ वो फ़लाँ सूट जो है वो मेरा ना वाश करके दो। अब इन बच्चों की शादियाँ नहीं हुई थी। माँ कपकपाते हाथों के साथ उठी और सूट को धोना शुरू कर दिया। फिर कहता माँ इसको छत पे भी फैला दो ताकि ये खुश्क हो जाए और मैं जल्दी से पहन के काम पे चला जाऊँ। दोनों बेटे जो दरमियान वाला और छोटा है वो कमरे में है और दरमियान वाला बेटा जो है ना वो किसी मामले में बोलता नहीं था, उसका पता ही नहीं चला था वो बड़े की साइड में या छोटे की साइड में है।
अब वो बोल नहीं रहा। माँ छत पे गई है कपड़े लेके और एकदम से आवाज़ धूम की आती है। दोनों भाई कमरे से जल्दी से बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं माँ सेन में गिरी हुई है और जो बड़ा भाई है वो छत पे खड़ा है। वो उसकी तरफ देखते हैं, वो कहता माँ कपड़े सुखाने लगी थी और चक्कर आए नीचे गिर गई है, मैंने कुछ नहीं किया। जल्दी से नीचे आता है और उनको कहता है कि यार देखो, अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी कहेंगे ना, लोग हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे। छोटा बेटा देखता है कि माँ की सांसें चल रही हैं, वो उनको कहता है देखो माँ जिंदा है, माँ की सांसें चल रही हैं, तो इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। बड़ा बेटा कहता है कि हॉस्पिटल क्या करोगे, इनको तो वैसे ही बीमारी है, ये ठीक नहीं होंगी, तकलीफ में है, इनकी बेहतर तो यही है ना कि ये मर जाए और उनकी जान छूटे। उनकी बातों में छोटा बेटा भी आ जाता है और बड़ा भाई जो है वो दोनों भाइयों को कहता है कि जल्दी से वो कोने में एक खड्डा निकालो, माँ को यहीं दफन करेंगे और हम रातों रात इधर से निकल जाएंगे, छोड़ो ये ज़मीन वगैरह सब कुछ, हमारे पास 40 लाख है, हमारा काम चल जाएगा। माँ को इन्होंने खड्डा निकाला, दफन कर दिया। दफन करने के बाद निकले हैं वहाँ से, रातों रात गायब हो गए, किसी को नहीं पता क्या हुआ है, और शहर चले गए। शहर पहुँचे हैं। शहर पहुँचने के बाद वहाँ जो बड़ा बेटा था ना इस औरत का, उसकी किसी लड़की के साथ गपशप चल रही थी, लड़की के साथ मुलाकात भी थी, पहले भी ये शहर रह चुका था पढ़ाई के चक्कर में। तो इसने उस लड़की से रब्ता किया और उस लड़की के साथ शादी करके वहीं पे उनके घर में रहना शुरू कर दिया। अब तीनों भाइयों ने कारोबार शुरू किया पैसों से। कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई, एकदम से कारोबार इतना बढ़ा के क्या कहने। कुछ वक्त गुजरा, सबके बच्चे भी होने शुरू हो गए, तीनों भाइयों की शादियां भी हो गई। और वो जो घर था जिसमें ये रह रहे थे वो लड़की का था। एक दिन लड़की कहती कि हमें ये घर खाली करना है। ये कहते खाली क्यों करना है? कहती ये घर मेरा नहीं है, मेरे ताया का है और ताया मेरे बाहर रहते थे, अब उनका फ़ोन आया कि वो अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं, तो वो पूरी फैमिली यहाँ रहेगी, अब हमें यहाँ से जाना होगा। अब ये परेशान और किराए पे घर लेते हैं, घर लेके वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। किराए का घर छोटा था, उस घर में तीनों भाइयों के बच्चे भी हैं, तीनों की बेगमें भी हैं। इनके बच्चों की लड़ाइयाँ, आपस में झगड़े रहते थे और इसी दौरान इनके कारोबार को ऐसी नज़र लगी कि कारोबार हर रोज़ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, हर रोज़ उसमें लॉस हो रहा है। एक टाइम आया कि इनका कारोबार बिल्कुल ठप हो गया और इनके ऊपर उसी घर का 3 महीने का रेंट भी चढ़ चुका था। अब एक गाड़ी थी पास, सोच रहे थे गाड़ी को बेचें, तो एक भाई ने कहा कि हमारे पास ये जो सामान समून है ये मालिक मकान को देते हैं, उसको कहते हैं किराए की जगह पे रख लो और हम जा रहे हैं, हम अपने उस गांव वाले घर में जाते हैं। सुनने में आया था कि वहाँ से मोटरवे गुजर गई है। अब ये तीनों गाड़ी निकालते हैं, बच्चों को बिठाते हैं और निकल पड़ते हैं उस घर की तरफ। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो मंजर ही कुछ और है, लोगों के नए अजीबोगरीब घर, सारा नक्शा तब्दील है। और इनका बड़ा भाई कहता है कि हमारे घर के आगे ना एक पीपल का दरख्त था। अब ये पीपल के दरख्त से जैसे ही घर को पहचानते हैं, उस घर में देखते हैं वहाँ पर तो आलीशान कोठी बनी हुई है। अब आलीशान कोठी बनी हुई है, छोटे को कहते हैं कि तुम अंदर जाओ देख के आओ। जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि जहाँ पर माँ को दफन करके मिट्टी बराबर की थी ना, वहाँ पे एक कब्र बनी हुई है और कब्र के ऊपर लिखा हुआ है कि मेरे तीनों बेटों की कब्र है ये। वो एकदम से बाहर आता है डरा हुआ और आके उनको कहता है कि ये अंदर ये माजरा है। वो सारे अंदर देख रहे होते हैं, सब हैरानगी से देख रहे हैं कि घर भी हमारा है, कब्र भी उसी जगह हमने बनाई थी और ये किसने ऐसे कर दिया। इतनी देर में बड़े बेटे के कंधे के ऊपर पीछे से एक हाथ रखा जाता है। जैसे वो हाथ उसके कंधे पे आता है तो पीछे मुड़ के देखता है, वो हैरान रह जाता है। ये इनका सबसे बड़ा भाई था। अब ये जो सबसे बड़ा भाई था, इस औरत की पहले एक शादी हुई थी, शादी के बाद उसने इन बच्चों के वालिद से दूसरी शादी की थी और अपना बेटा जो था पहली शादी में से, उसका शौहर फौत हो गया था, तो वो अपने मामू के पास रहता था। अब कहानी जो है वो ट्विस्ट ले चुकी थी। ये उससे पूछ रहे हैं कि ये कब्र किसकी है, इस औरत के तीनों बेटे तो हम थे, ये कब्र किसने बनाई है? वो कहता है ये उस औरत की नहीं, उसके तीनों बेटों की कब्र है। वो कहता तुम मुंह संभाल के बात करो, हम उसके तीनों बेटे हैं। अब बातचीत होने लगी, इतनी देर में पीछे से कप कपाती हुई लरजती हुई आवाज़ आई कि बेटा कौन आया है। जैसे इन्होंने पीछे पलट के देखा तो इन तीनों की माँ थी। अब इनकी तो ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई और ये हैरान कि ये माँ। अब वो हैरानगी से देख रहे हैं कि माँ तुम कहाँ से आई। इतने में छोटा बेटा जो है वो रोने लगता है। माँ इन तीनों को कहती पीछे हो जाओ, मेरे नज़दीक नहीं आना, मैं तुम लोगों की माँ नहीं लगती। तुम वही हो ना जिसने मुझे धक्का दिया था छत से और मुझे नीचे फेंक दिया। इन दोनों ने तुझसे पूछा तो तूने इनको भी अपने पीछे लगा लिया। और ये दोनों जिन्होंने मेरी कब्र निकाली थी, ना मुझे कफन दिया, ना नहलाया, ना दिलाया, वो तो मेरी सांसें चल रही थी। और ये बेटा मेरा बाहर खड़ा देख रहा था तुम्हारा तमाशा। जैसे तुम लोग निकले हो तो इसने मुझे अंदर से निकाला है और मुझे डॉक्टर के पास ले गया और मैं बच गई। अब निकल जाओ यहाँ से।
इतने में वो भाई कहते हैं कि हम ये घर बेचेंगे, सबसे बड़ा जो है। वो कहती मेरा घर है, मेरे शौहर का है। अब ये बेटा कहता है कि बाप की जो विरासत होती है औरत का 8वां हिस्सा होता है, 8वां हिस्सा आप लोग, बाकी हम सेल करेंगे। रस्सी जल गई, बल ना गया। बस माँ जो है वो रोने लगी कि बच्चे मेरे आज भी उसी जगह खड़े जिस जगह आज से 8-10 साल पहले खड़े थे। इतने में जो इनका सौतेला भाई था वो कहता नहीं ये नहीं बिकेगी, कैसे बेचोगे तुम लोग। वो एक कहता कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, मैं अभी, तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हें अंदर करवाता हूँ। अब वो बड़ा भाई जो है वो कहता है कि बुलाओ पुलिस को, मैं इसी इलाके का SHO हूँ, बुलाओ पुलिस को, क्या करना है, फिर मैं देखता हूँ तुम्हें कहाँ कौन सी जेल में रखना है, वो मैं तय करूँगा। इतने में उन तीनों की हवा निकल गई और घर से फौरी तौर पर बाहर निकले हैं और चलने लगे। माँ घर में रो रही है और वो उसका जो बेटा था बड़ा, वो बाहर निकलता है, उनके पीछे जाता है, उनको बुलाता है, उनसे कहता है कि देखो अगर तुम आज भी अपनी गलती पे शर्मिंदा हो जाते हो, अब माँ से जाके माफ़ी मांग लो तो माँ तुम्हें माफ़ कर देगी। लेकिन वो तीनों बेटे इस वक्त इस हालत में थे, कहते नहीं अब हम माफ़ी के काबिल ही नहीं रहे, हमारी सज़ा यही है कि हम इसी सज़ा के साथ जिएं कि हमने माँ का दिल दुखाया। वो कहता है कि माँ तुम्हें माफ़ कर देगी, तुम अपने इन बीवियों के साथ उसके पास जाओ और बताओ माँ को, माँ से माफ़ी मांगो, माँ के पाँव पकड़ लो। तीनों की बीवियाँ जो हैं वो जाती हैं, अपनी सास की मिन्नत तरला करती है, सास अपने पोतों को, अपनी बहुओं को गले लगाती है और उनको माफ़ कर देती है। लेकिन ये तीनों बेटे वापस नहीं लौटते, चले जाते हैं। आज शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आज इस नफ्सा नफसी के दौर में हर दूसरे घर में ये कहानी चल रही है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। लोग नहीं समझ रहे कि हमने क्या करना है। रिश्तों को भूल चुके हैं, माँ बाप को भूल चुके हैं। आपके घर में अगर कोई ऐसे मामलात हैं, आपके घर में अगर कोई ऐसे मामलात हैं तो अपने माँ बाप की कदर करें। माँ बाप जब तक हैं तब तक बहुत कुछ है, जैसे वो चले जाते हैं ना तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे पास से क्या छीन चुका है। और ये ऐसी नेमत है जो लौट कर नहीं आती। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वो छोटा बेटा जिसने कहा था कि माँ की सांसें चल रही हैं, माँ उसको याद करके बहुत रोती है कि मेरा वो बेटा वो भी नहीं वापस आया, मैं तो चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे।